गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू कैटजी ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में बताया था। आज मोस्ट प्रोबेबली लास्ट क्लास है इलेक्ट्रोस्टैट का, जिसमें हम छोटे मोटे टॉपिक जो बचे हुए हैं उनको कवर करेंगे, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के ऊपर एक दो न्यूमेरिकल देखेंगे, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, कोरोना डिस्चार्ज हो गया। इस टाइप की छोटी मोटी चीज़ें हम पढ़ के इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाना है, जिसके लिए एक न्यूमेरिकल देते हैं, उस न्यूमेरिकल के थ्रू उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, टू मेटालिक स्फेयर ऑफ रेडियस R1 and R2 each carrying some positive charge are placed at large separation and if they are connected by conducting wire then find ratio of their surface charge density and ratio of electric field at their surface in steady state। स्टडी स्टेट का मतलब ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। देखो क्या बोला गया क्वेश्चन में, एक स्फेयर है जिसका रेडियस दिया हुआ है R1 के बराबर, दूसरा स्फेयर है जिसका रेडियस है R2 के बराबर, और दोनों जो है वो काफी लार्ज सेपरेशन पे रखे हुए हैं। लार्ज सेपरेशन क्यों दिया जाता है बच्चा? क्योंकि ताकि इसका पोटेंशियल इस पे ना आए और इसका वजह से इस पे कोई पोटेंशियल ना आए। मतलब कि जब इसके पोटेंशियल की बात होगी तो हम मात्र इसी के चार्ज को कंसीडर करेंगे, इसके पोटेंशियल की बात होगी तो मात्र इसी के चार्ज को कंसीडर करेंगे। समझ में आ गई बात? तो इनको एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। लार्ज सेपरेशन है, ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि इनके ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज था, कितना था ये नहीं पता, ठीक है। तो अपने को उन्हीं का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि इनको कनेक्ट करने के बाद इस पे चार्ज आ गया Q1 और इस पे चार्ज आ गया Q2, ठीक है। इतना डायग्राम मैंने आपके लिए ड्रॉ कर दिया है। अब आप इस क्वेश्चन पे लग जाओ, आंसर निकालो। आपसे पूछा गया है कि इसके सरफेस का मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, साथ में यहाँ पे चार्ज डेंसिटी σ1, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी σ2। आपको ये बताना है कि इनका रेशियो क्या होगा, ठीक है। एक बार कर डालो, देखते हैं। स्क्रीन को पॉज करो, लग जाओ काम पे। चलो अब मैं बताता हूं आंसर। देखो काफी लोग सॉल्व कर लिए होंगे। देखिए क्या है कि जब इन दोनों को कनेक्ट किया गया तो ये फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया Q1 Q2, ये बोला गया है कि कुछ चार्ज पहले था, कनेक्ट करने के बाद मैं मान रहा हूं कि एक पे चार्ज Q1 आ गया, दूसरे पे Q2 आ गया। इन्हीं का रेशियो अपने को पता करना है। आप चाहो तो इस पे चार्ज Q1 Q2 पहले मान लेते, या इस पे Q1 फाइनल Q2 फाइनल। तो क्या पूछा रहता, Q1 फाइनल Q2 फाइनल का रेशियो। वो इस बात से अफेक्ट नहीं करेगा कि आप पहले कितना चार्ज लिए हो। समझ में आई बात? देखो अब उसके बाद, अच्छा दोनों वायर से कनेक्टेड है, मतलब दोनों का पोटेंशियल बराबर, तो k Q1 अपॉन R1 इज इक्वल टू k Q2 अपॉन R2। तो यहां से k कैंसिल, तो ये आ गया Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू, या फिर भी ऐसे ही रखते हैं, तो ये हो गया Q1 अपॉन R1 इज इक्वल टू Q2 बाई R2। ये पहला इक्वेशन है, इसी का यूज करते हैं। देखो वैल्यू पुट करता हूं मैं। अच्छा Q1 को कितना लिख सकते हैं? मान लो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी σ1 है और यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी σ2 है, तो Q1 को कितना लिख सकते हैं बच्चा? σ1 मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई R1 स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई एरिया डिवाइडेड बाई R1
इज इक्वल टू सिग्मा 2 इंटू 4 पाई R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2। अब देखो R1 से R1 कैंसिल, R2 से R2 कैंसिल और 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, बचा क्या? सिग्मा 1 R1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 R2। मतलब कि सिग्मा 1 R1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 R2, और यहाँ पे अगर मान लो एक और शेल रहता तो सिग्मा 3 R3 रहता। तो कुल मिला के ये हम कह सकते हैं कि सिग्मा इंटू आर कॉन्स्टेंट है। इसका मतलब कि यहाँ पे सिग्मा जो है वो प्रोपोर्शनल हो गया 1/r के। ये प्रॉपर्टी जो है सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखोगे, ठीक है। अच्छा, अब ये तो निकल गया कि भाई रेशियो क्या है। जैसे मान लो यहाँ पे सिग्मा 1/σ2 पूछा गया था ना, तो सिग्मा 1/σ2 क्या आ जाएगा? R2/R1, ठीक है। तो यहाँ से सिग्मा 1/σ2 बराबर R2/R1। तो यहाँ से ये पता चल गया कि सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ठीक। अब आते हैं दूसरे पे, इतना नोट कर लो पूरा। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सॉल्व करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो E1/E2 अगर सॉल्व करें तो E1/E2 हो जाएगा, तो Q बाई एक के सरफेस पे Q1/KQ1/R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई KQ2/R2 स्क्वायर। तो ये हो गया Q1/Q2 मल्टीप्लाइड बाई R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर। अच्छा, यहां से Q1/Q2 की वैल्यू कितनी रखी जा सकती है? R1/R2 के बराबर। मतलब ये रेशियो हो जाएगा R1/R2 मल्टीप्लाइड बाई R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर। देखो काट पीट के कितना बचा? ये बचेगा E1/E2 इज इक्वल टू, यहां से R1 R2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा R2/R1। देखो वही वाला रेशियो आया जो सिग्मा 1/σ2 का आया था, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहां से हमने ये देखा कि अभी रेशियो को एक साथ अगर मैं लिखूं तो देखो सिग्मा 1/σ2 बराबर E1/E2 बराबर R2/R1, यही चीज आया अपना। इसका मतलब सिग्मा जो है वो भी प्रोपोर्शनल टू 1/r है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी प्रोपोर्शनल टू 1/r है। तो हम ये कह सकते हैं बच्चा कि जहां पे भी रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी सरफेस का छोटा होगा वहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, साथ में जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसमें इन दोनों चीज को आप एकदम याद रखोगे, ठीक है। इसका यूज करने वाले हम आगे आने वाले क्वेश्चन में, ठीक है। इसको लिख लीजिए एक बार, 2 लाइन का नोट्स लिखिएगा, इसके ऊपर लिखो फॉर कॉन्वेक्स इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो इनको वायर से जोड़ दिया तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया ना, मतलब सेम पोटेंशियल पे। लिखिए फॉर कॉन्वेक्स इक्विपोटेंशियल सरफेस surface charge density is inversely proportional to radius of curvature and in the same way electric field outside surface varies। मतलब जैसा सिग्मा वैरी करता है वैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैरी करता है। इस एग्जाम्पल से, इस क्वेश्चन से हमने ये चीज सीखा। अब इस चीज को देखो अप्लाई कैसे करते हैं। अच्छा, किसी भी कंडक्टर को, किसी कंडक्टिंग मान लो आइसोलेटेड ऐसा कोई मेटालिक कंडक्टर है जिसको आपने बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, इसका मतलब जैसे मान लो एक रैंडम शेप का ये कंडक्टर मान लो एक हो गया, इसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इसको परपेंडिकुलरली एंटर भी करेगा, एग्जिट भी करेगा। क्या इसका हर एक पॉइंट इक्विपोटेंशियल होगा? सोच के बताओ। होना चाहिए इक्विपोटेंशियल, क्योंकि हर जगह अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और इसके सरफेस पे जब आप मूव कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हो। इसका मतलब इसका सरफेस का हर एक पॉइंट, इसके वॉल्यूम का हर एक पॉइंट एक इक्वल पोटेंशियल पे होगा।
ठीक है। उसी तरीके से एक रैंडम शेप का कोई कंडक्टर है, इसको आप क्या करो, कुछ चार्ज दे दो। तो चार्ज दोगे तो इस चार्ज की वजह से भी ये चार्जेस जिस तरीके से आपस में रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, लेकिन उस इलेक्ट्रिक फील्ड को भी कैसे रहना पड़ेगा, नॉर्मली सरफेस के 90 डिग्री पे निकलना पड़ेगा। इसका मतलब कि वो भी पूरा सरफेस पे भी हर एक पॉइंट कैसा रहा, इक्विपोटेंशियल रहा। तो एक लाइन लिख ऐड कर लेना, आइसोलेटेड मेटालिक कंडक्टर, isolated metallic conductor is always equipotential। मतलब एक आइसोलेटेड मेटालिक कंडक्टर, उसको चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो, चाहे आप उसके ऊपर नेट चार्ज दे दो, वो हमेशा इक्विपोटेंशियल रहेगा। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन ये है कि कंडक्टर देखो देते हैं, कंडक्टर कुछ ऐसा बनाते हैं, इस टाइप का। ठीक है। तो यहां पे देखो मोटिव क्या है इस टाइप का कंडक्टर बनाने का। यहां पे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा है, फिर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, और सबसे ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर इस वाले का है। ठीक है। तो इसको मान लो और चौड़ा बना दें दिखने के लिए, इस टाइप का। ठीक है। तो इस टाइप का कंडक्टर है। अब मान लो इसके ऊपर चार्ज दे दिया गया, तो चार्ज दे दिया गया, मैंने 2 पॉइंट में सेलेक्ट कर रहा हूं, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है और ये पॉइंट 3 है। जस्ट सरफेस के पास ये तीनों पॉइंट्स हैं। ठीक है। अरेंज इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमा surface charge density and potential at given points का मतलब पॉइंट 1 2 3 points in increasing order if some net charge is given to conductor। ये कंडक्टर था जिसको कुछ नेट चार्ज मान लो पॉजिटिव दे दिया गया। ठीक है। अब आपको बताना है कि कहां पे ये 3 जगह पे 3 पॉइंट है, कहां पे सिग्मा ज्यादा होगा, कहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा और कहां पे पोटेंशियल ज्यादा होगा। ये ट्रेंड लिखना है। ठीक है। तो देखो एक बार खुद से कर डालो, इसके ऊपर टोटल चार्ज Q हम दे रहे हैं मान लेते हैं। ठीक। तो पहले तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ कर लो कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, उसके बाद फिर इन तीनों का ट्रेंड लिख डालो। ठीक। स्क्रीन को पॉज करके खुद से ट्राई करो, मैं लिखता हूं देखो। लेकिन आप अब जो देखने जा रहे हो वो खुद से ट्राई करने के बाद ही, थोड़ा सोचने के बाद ही ये काम करोगे। ठीक है। देखो तो जब आप इसको चार्ज दोगे तो चार्ज अभी हमने देखा कि ये पूरा कंडक्टर जो है वो मेटल का एक पीस है, ये एक इक्विपोटेंशियल होना चाहिए, क्योंकि चार्ज हमेशा इस तरीके से रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करे, वो भी परपेंडिकुलरली। ठीक है। तो इसका मतलब कि अभी हमने देखा था कि जब भी ऐसा इक्विपोटेंशियल वाला केस होता है, उस केस में सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है। ये हमने देखा था। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी कहां पे मिलेगा, देखो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा है ना, इसका मतलब यहां पे अगर बात की जाए तो यहां पे चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा हो जाएगा इस पॉइंट पे। ठीक। उसके बाद फिर यहां पे चार्ज डेंसिटी उससे ज्यादा, बाकी इन सरफेसेस पे जो होंगे ना वो चार्जेस काफी कम होंगे। अच्छा यहां पे चार्ज डेंसिटी उससे थोड़ा सा ज्यादा, तो सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी अपने को कहां मिला है, 1 पे, उसके बाद 2 पे, फिर उसके बाद 3 पे, क्योंकि 3 का रेडियस सबसे ज्यादा है। तो रेडियस की बात करें तो R1 सबसे कम है, R2 फिर उसके बाद R3। तो
तो इसका मतलब कि सिग्मा की बात करें तो सिग्मा 1 सबसे ज्यादा होगा, फिर सिग्मा 2 होगा, फिर उसके बाद सिग्मा 3 जो होगा वो सबसे कम होगा, मतलब थर्ड पॉइंट पे जो चार्ज डेंसिटी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो E1 भी ज्यादा, फिर E2, फिर सबसे कम E3। ठीक, पोटेंशियल क्या होना चाहिए? पोटेंशियल क्या, यहाँ पे चार्जेस ज्यादा है तो यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा होगा? ऐसा नहीं है, ये पूरा का पूरा मेटल सेम पोटेंशियल पे होगा। इसका मतलब यहाँ पे V1 बराबर V2 बराबर V3। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये केस है। तो ये एक न्यूमेरिकल हो गया इसके ऊपर। इसका कुछ एप्लीकेशन भी आगे चल के जो हम देखेंगे, कोरोना डिस्चार्ज होगा। उसके अलावा एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है वेन डी ग्राफ जनरेटर, ठीक है, जो कि यूज होता है हाई पोटेंशियल को डेवलप करने के लिए। एनसीईआरटी में देखना वो टॉपिक है, ठीक है। तो एनसीईआरटी से वो टॉपिक पढ़ना, उसमें जो प्रिंसिपल यूज होगा उसको आज मैं एक्सप्लेन करूंगा और आप खुद से उसको एनसीईआरटी से पढ़ोगे, ठीक है। चलो, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। तो टॉपिक डालिए या फिर एक क्वेश्चन और करो, उसके बाद फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर पे आते हैं। क्वेश्चन लिखो पहले। क्वेश्चन है, शो दैट फॉर एनी कंडक्टिंग सरफेस इफ सम चार्ज इज गिवन टू द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड just outside the surface is sigma by epsilon naught, where sigma is local surface charge density, क्वेश्चन का क्या मतलब देखिए। जैसे मान लो ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर का ये कोई सरफेस बना लिया, ठीक है। यहाँ पे एक तरफ उसका, जैसे मान लो ये कोई कंडक्टर। अब यहाँ पे अभी हमने बताया कि आप कोई जो भी चार्ज दोगे, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा और यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगा। तो अगर इसको सिग्मा 2 माने तो ये सिग्मा 1 होगा, यहाँ पे कुछ और सिग्मा होगा। तो लोकल चार्ज डेंसिटी कहने का क्या मतलब है? सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब, अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक तो प्रॉपर्टी में हम देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली रहना चाहिए, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बराबर होगा सिग्मा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बराबर होगा सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट। ये कहने का मतलब है, ये चीज प्रूफ करना है अपने को, ठीक है। तो एक बार खुद से गॉस लॉ जानते हो, कंडक्टर की प्रॉपर्टी सारी जानते हो, एक बार खुद से कोई भी रैंडम शेप का कंडक्टर बनाओ, उसके ऊपर चार्ज डालो और सॉल्व कर डालो। देखो, जैसे मान लो कि ये कोई कंडक्टर हमने ले लिया इस टाइप का। अब यहाँ पे चार्ज जो है, चलो वैसा ही कंडक्टर मान लेते हैं, एक तरफ ज़्यादा थोड़ा शार्प, एक तरफ मान लो कुछ ऐसा ही मान लिया। और यहाँ पे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड हम चाहते हैं, तो ये तो हम सीख चुके हैं बच्चा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये पॉजिटिव चार्जेस आपने दिए हुए हैं, इस पे जो भी, यहाँ पे मान लेते हैं चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। इतने दूर पे यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाहते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जस्ट आउटसाइड सरफेस। अच्छा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना होगा? 0, ठीक है। तो यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हम क्या करें? गॉसियन सरफेस मान लें डीएस एरिया का, ठीक है। क्योंकि बड़ा एरिया मानोगे तो जगह जगह इलेक्ट्रिक फील्ड, जगह जगह चार्ज डेंसिटी चेंज हो रही है ना। तो इतने छोटे एरिया के लिए हम क्या मान सकते हैं? चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट, जो कि सिग्मा मान लेते हैं, ठीक है। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो ये एक गॉसियन सरफेस लिया है मैंने, ये एक गॉसियन सरफेस है जिसके ऊपर हम गॉस लॉ अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। तो गॉस लॉ अगर अप्लाई करें तो आप देखो, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहां पे डीएस वेक्टर होगा, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और डीएस वेक्टर इधर की तरफ, ठीक है। और बाकी इस सिलेंडर के लेटरल सरफेस एरिया से कोई फ्लक्स नहीं। तो देखो, अगर गॉस लॉ अप्लाई करें, इसका मतलब E डॉट ds
इज इक्वल का क्लोज इंटीग्रल इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, पहले क्या करते थे, पहले जब कोई इन्फानाइट प्लेट की बात होती थी तो इन्फानाइट प्लेट से जब हमने गॉसियन सरफेस लिया था, जैसे मान लो ये एक सिलेंडर लिया और एक इधर, तो वहां पे क्या हो रहा था कि E डॉट डी एस यहां भी मिल रहा था और E डॉट डी एस इधर भी मिल रहा था, ठीक है, उस शीट की वजह से, जो पैरेलल शीट, इनफाइनाइट शीट का प्रूफ देखा था। तो ई डी एस यहां पे भी, ई डी एस यहां पे भी, तो आप प्रूफ कैसे करते थे, ई डी एस इंटू ई डी एस टोटल हो जाता था 2 ई डी एस, ठीक है, या फिर इधर 2 ई ए इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे 2 आता था, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आता था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे इस साइड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बस बाहर के साइड है। तो इस वजह से अगर इसका क्लोज इंटीग्रल हम सॉल्व करें तो ये मिलेगा अपने को कितना, ई डी एस कॉस 0 डिग्री, मात्र ये बाहर वाला, बाकी सब तो 0 हो गया। ये बराबर कितना, क्यू इन की जगह कितना रखें, सिग्मा इसका चार्ज डेंसिटी है और डी एस एरिया है, तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू डी एस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो डी एस से डी एस कैंसिल हो गया, कॉस 0 डिग्री 1, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो किसी कंडक्टर के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बच्चा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि इस कंडक्टर से हम करीब 10-15 सेंटीमीटर पे फील्ड पूछ रहे हैं, तो वो बदल जाएगा, ठीक है। हम सरफेस के परपेंडिकुलरली मान रहे हैं ना, तो वो सरफेस के जस्ट पास, सरफेस से परपेंडिकुलरली फील्ड लाइन कब होगा, सरफेस से उसके आगे तो फिर डाइवर्ज करेंगे ना, डाइवर्ज कन्वर्ज वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि बाहर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टर हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट जस्ट एट सरफेस, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, इसको नोट कर लो। अब आते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा मैं आपको अलग अलग करके शो करता हूं। मतलब देखो, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया है। अब इसमें कुछ बात करें, कुछ आगे के कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए ध्यान दो। यहां पे मान लो ये कोई कंडक्टर था, हमने यहां पे इस ds पार्ट पे हमने सोचा कि फील्ड निकालते हैं। फील्ड हमने कितना निकाला कि यहाँ पे जो फील्ड आया सरफेस के परपेंडिकुलर, वो यहाँ का फील्ड आया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। क्लियर है बात? अच्छा, यहाँ पे जो भी पॉजिटिव चार्जेस थे, इस तरीके से भाई शार्प एजेस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, इधर पॉजिटिव चार्ज थोड़े से कम, ठीक। अब यहाँ पे सोचो कि किसी भी कंडक्टर के ऊपर जब आप पॉजिटिव चार्ज देते हो तो सारे पॉजिटिव चार्ज आपस में भी तो रिपेल करते होंगे ना। जैसे मान लो कि ये कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, ठीक है, सॉलिड स्फीयर है कंडक्टर। अब इसके बीच में हम ले जाके जादू से क्या करें, बीचों बीच मान लो 1 कूलम चार्ज रख देते हैं, ठीक है। अब ये 1 कूलम चार्ज क्या करेगा, सारे पॉजिटिव चार्जेस आपस में रिपेल करना शुरू करेंगे। तो अगर आपस, या फिर मान लो -1 कूलम चार्ज ले जाके सेंटर पे रख दिया, मतलब आपने ढेर सारे इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा किया और सेंटर पे ले जाके रख दिया। अब वो सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे, दूर दूर भागना चाहेंगे। तो दूर दूर भागना चाहेंगे तो सारे मैक्सिमम दूरी पे आएंगे, और मैक्सिमम दूरी कितनी, सरफेस पे। भाई सरफेस को भी छोड़ के कहाँ जाएंगे वो, ठीक है। तो मेटल में क्या हुआ कि सबसे बाहर वाले सरफेस पे आ गए, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, सॉलिड स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर भी एक शेल की तरह ही बिहेव करता है, ठीक है। तो मान लो ये सॉलिड स्फीयर था, आपने चार्ज दिया, तुरंत ये बाहर के सरफेस पे आ गया। अब सोचो कि यहाँ के इस नेगेटिव चार्ज को अगर देखा जाए तो इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहे हैं, ये बाकी सारे नेगेटिव चार्ज बाहर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं ना, बाहर रिपेल कर रहे हैं फोर्स लगा के, ठीक है। तो ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, इनके कारण, अदर चार्जेस की वजह से, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन जो होगा, इसकी वजह से इस सरफेस के ऊपर एक
प्रेशर डेवलप हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है, देखो ये तो मान लो कि नेगेटिव, हाँ नेगेटिव चार्जेस इस नेगेटिव चार्ज को बाहर की तरफ ढकेल रहे हैं। ठीक, अगर मान लो यही चीज केस क्या होता, पॉजिटिव चार्ज के साथ होता, तो यही केस पॉजिटिव चार्ज के साथ होता, तो ये कंडक्टर है, तो इस केस में पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां के अगर मान लो इस पॉजिटिव चार्ज की बात करें, तो ये बाकी के पॉजिटिव चार्जेस क्या करेंगे, फील्ड इधर की तरफ देंगे, और इस फील्ड की वजह से इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स भी बाहर की तरफ लगेगा, और यही फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाएगा बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। वही नेगेटिव वाला था, तो नेगेटिव में फील्ड किधर की तरफ आता, पीछे की तरफ, तो फोर्स किधर लगता, बाहर की तरफ। ठीक है, तो इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो जैसे मान लो यहां के ds पार्ट से, ds पार्ट पे हम फोर्स निकालना चाहते हैं, तो ds पार्ट का फोर्स जो होगा, क्या फोर्स को हम चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इस ds पार्ट पे हम फोर्स निकालना चाह रहे हैं, तो ds पार्ट पे फोर्स बच्चों निकालना चाह रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, df जो होगा, मतलब ds पार्ट पे लगने वाला छोटा सा फोर्स जो बाहर की तरफ लग रहा है, वो बराबर क्या होगा, चार्ज की वैल्यू बोलो, सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई ds दूरी में कितना चार्ज है, सिग्मा इंटू ds। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, टोटल कितना हो गया, सिग्मा स्क्वायर्ड इंटू ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये df की वैल्यू आ गई। अच्छा, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना प्रेशर, तो ये हो गया df अपॉन ds, ये आ गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब ये जो फॉर्मूला आया है इसमें कुछ गड़बड़ है, ये फॉर्मूला सही नहीं है। क्या गलती है, वो गलती आपको सोचना है। अगर सोच लिया अभी और मैं जो बताऊंगा वो सही रहा, तो तुम खुश हो जाना और मेरी तरफ से एक चॉकलेट खरीद के खा लेना। गलती खोजे क्या है, देखो बात यह है कि अगर मान लो कि हम एक चार्ज लें, जैसे मान लो ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है और ये Q3 चार्ज है। हम बोलें कि Q3 चार्ज के ऊपर फोर्स निकालिए, तो Q3 चार्ज के ऊपर फोर्स अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, एक तो Q2 चार्ज की वजह से फोर्स देखोगे, Q1 की वजह से और Q2 की वजह से फोर्स देखोगे ना। इसका मतलब अगर Q3 के ऊपर फोर्स निकालना हुआ तो सबसे पहले इसी को फील्ड के तरीके से समझो। फील्ड के तरीके से अगर समझाएं तो Q1 की वजह से फील्ड निकालोगे, Q2 की वजह से फील्ड निकालोगे, और दोनों का नेट फील्ड जो होगा वो निकाल के फिर Q3 से मल्टीप्लाई करोगे तो Q3 का फोर्स आएगा। तो मतलब फोर्स ऑन Q3 निकालने के लिए आप Q3 मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो मल्टीप्लाई करोगे, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड Q3 की वजह से भी होगा, नहीं, वो मात्र Q1 और Q2 की वजह से होगा। कोई भी चार्ज बच्चा अपने फील्ड की वजह से अपने ऊपर थोड़ी ना फोर्स लगा सकता है। अगर ऐसा होने लगा तब तो एक पॉजिटिव चार्ज को रखे वो खुद ही अपने ऊपर फोर्स लगा के नाच रहा है इधर उधर, ऐसा नहीं होगा ना। ठीक है, तो जब भी एक पॉजिटिव चार्ज के ऊपर दूसरा पॉजिटिव चार्ज ही फोर्स लगाएगा। मतलब कि यहां पे जो हमने मिस्टेक की, वो क्या मिस्टेक किया कि ये जो ds पोर्शन है इसके ऊपर जो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिखा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, उसमें क्या था कि ये ds भी फील्ड लगा रहा होगा कुछ, और बचा हुआ चार्ज भी पूरा फील्ड लगा रहा होगा। तो हम पूरे फील्ड को इस ds के चार्ज से नहीं मल्टीप्लाई कर सकते। अपने को क्या करना पड़ेगा, इस ds को छोड़ के जो फील्ड बाकी चार्जेस जितना फील्ड लगा रहे हैं उतना फील्ड मल्टीप्लाइड बाई चार्ज करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट है। अब देखो कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा जो हमने गॉस लॉ में सीखा था, इनफाइनाइट प्लेट के कारण फील्ड। ठीक है, उसका भी थोड़ा यूज करते हैं। तो देखिए, अगर बात करें तो यहां पे टोटल फील्ड हमने को पता चल चुका है। देखो ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। एक क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन के फॉर्म में इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखिए,
फाइंड प्रेशर डेवलप्ड, फाइंड प्रेशर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड ऑन द surface of charged conductor due to repulsion, मतलब यहां का अगर एक ds पार्ट लिया जाए तो उसके ऊपर फोर्स जो लगेगा dF, यही dF अपॉन ds पूछा जा रहा है, ठीक है, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो बच्चा अपने को ये dF निकालना है कि dF कितना होगा, ठीक है। तो उससे पहले क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो थोड़ा सा एनालाइज में करता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड नेट सरफेस पे कितना आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड आया था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। इस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट को मैं लिखने जा रहा हूं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि देखो हमने ये सीखा हुआ ना कि एक चार्ज सरफेस कितना फील्ड देता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये सीखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस ds के, देखो ये जो ds है इसके जस्ट पास हम बात करें तो क्या इस जस्ट एकदम सटे हुए बात कर रहे हैं, तो इस ds के जस्ट पास अगर बात करें तो ये ds इस दूरी के कंपैरिजन में इनफाइनाइट की तरह काम करेगा, ठीक। तो ये जो चार्ज सरफेस है ये यहां पे खुद का फील्ड कितना दे रहा है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ये गॉस लॉ से हम सीख चुके हैं, ठीक है, कि कोई चार्ज सरफेस जो होता है इनफाइनाइट प्लेट वो कितना फील्ड देता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि ये तो इनफाइनाइट है नहीं, तो ठीक है बच्चा, ये इनफाइनाइट नहीं है, लेकिन ये जितना भी थोड़ा सा एरिया है उसके इतना नजदीक हम जाके देख रहे हैं कि उसके उतनी दूरी, उतनी छोटी दूरी के कंपैरिजन में ये एरिया क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है। इसका मतलब कि ये जो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है ये किसकी वजह से फील्ड है, इस ds वाले चार्ज की वजह से, और बचा हुआ ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट किसकी वजह से फील्ड है, ये ds को छोड़ के ये जो पूरे सरफेस में चार्ज हैं उन सारे चार्जेस के कारण जो फील्ड हो रहा है उसका वेक्टर सम है, ठीक है। तो ये अकेले ds कितना फील्ड दिया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, बचे हुए चार्ज कितना फील्ड दिए, वो दिए हैं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये पूरा चार्ज अगर मान लो इस तरीके से बटा हुआ है, यहां पे मैं सरफेस का ध्यान नहीं दे रहा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का, क्योंकि मेरा मोटिव है मात्र आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाना, ठीक है। तो ये जो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन ds, ठीक है। और ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन कंडक्टर अदर देन ds, ठीक है। इसका मतलब आप देखो क्या हुआ कि ds के ऊपर अगर आप फोर्स निकालना चाहते हो तो ds के ऊपर फोर्स निकालने के लिए आपको पूरा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट से नहीं मल्टीप्लाई करना है, आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इस ds के ऊपर जो चार्ज है dq, इसका जो df हम लिखेंगे बच्चा वो लिखेंगे dq मल्टीप्लाइड बाई यहां पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ds वाला खुद के फील्ड से खुद पे थोड़ी ना फोर्स लगाएगा, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये df हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ये समझ में आ गया, ठीक। तो ये इतना लिख लो, उसके आगे फिर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब डायग्राम में हटा रहा हूं, पूरा बस कैलकुलेशन वाला पार्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो df होगा वो बराबर हो गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई dq। dq की वैल्यू बोलो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, dq कितना था, ds वाले एरिया का चार्ज, वो हो जाएगा सिग्मा इंटू ds, ये हो गया df की वैल्यू। अच्छा df आगे सॉल्व करें तो ये हो गया सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट df बाई ds की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। देखो df बाई ds ही क्या प्रेशर होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया हो गया प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर
इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, ये बराबर हो गया बच्चा सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, तो जहां पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है वहां पे उस चार्ज को रिपल्सन भी पीछे से ज़्यादा मिलता है, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा होती है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये था बच्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल दे दूं, कर लोगे? देखो क्वेश्चन क्या है कि एक चार्ज शेल है, उसको बीच से कट कर देता है। ठीक है, तो चार्ज शेल है, उसको बीच से कट कर दिया। अगर बीच से कट कर दोगे तो रिपल्सन के कारण ये भाग जाएंगे ना दूर दूर, क्योंकि हर एक चार्ज पे बाहर की तरफ प्रेशर कितना लग रहा है, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितना एक्सटर्नल फोर्स लगे। ठीक है, कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए ताकि इनको पूरा साथ में रखा जाए। अगर इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो, और इसका रेडियस आर है तो कितना एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेना अपने शब्दों में, फाइंड एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप हेमिस्फेयर टुगेदर। ठीक है, चार्ज स्फेयर। अब इसका कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। देखो आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है कि वहाँ पे ये चीज़ आपको क्लास में एक्सप्लेन किया गया था कि जो भी फोर्स होता है वो बराबर होता है प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई प्रोजेक्टेड एरिया। प्रेशर के कारण जो फोर्स देखते हैं, जैसे मान लो कि ये तुम्हारी खोपड़ी हो गई जिसका रेडियस आर है, मान लो तुम्हारे सिर को एक हेमिस्फेयर मान ले। ठीक, तो बाहर एटमॉस्फेयर का प्रेशर की वजह से फोर्स आएगा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर पी नॉट है, तो तुम्हारे सिर पे जो नेट नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू हो जाएगी पी नॉट पाई आर स्क्वायर के बराबर। समझ में आई बात? ठीक है, तो उसी तरीके से यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर अपने को पता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर किधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, आउटवर्ड, हर जगह से बाहर की तरफ। तो उसका जो नेट फोर्स अपने को चाहिए, एक बार में हम एक हेमिस्फेयर का अगर हम डायग्राम बनाएं तो एक हेमिस्फेयर पे बाहर की तरफ, इधर वाले स्फेयर की वजह से इस वाले स्फेयर पे बाहर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, तो फोर्स अगर देखा जाए तो फोर्स हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई प्रोजेक्टेड एरिया। यही देखना है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कितना हो गया, सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यही सॉल्व किया ना, मल्टीप्लाइड बाई प्रोजेक्टेड एरिया बच्चा कितना, पाई आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, इतना फोर्स से ये हेमिस्फेयर इसको रिपेल कर रहा है तो उतना ही एक्सटर्नल फोर्स लग जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक, चलिए एक टॉपिक लिखिए, डायलेक्ट्रिक लिखो। चलो, सोच रहे थे इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करने का, लेकिन इसमें ही कवर कर देते हैं और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बच्चा एक टॉपिक है सेल्फ एनर्जी। ठीक है, ये सेल्फ एनर्जी टॉपिक जो होगा वो आपको कैपेसिटर चैप्टर में अगर पढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, ज़्यादा वहाँ पे इसकी फीलिंग आएगी सेल्फ एनर्जी का। अभी हम बता भी देंगे तो आप न्यूमेरिकल कर लोगे, लेकिन उसका फील वहीं पे मिलता है कैपेसिटर में। ठीक है, उस टॉपिक का। तो सबसे पहले, और ये डायलेक्ट्रिक भी जो है वो डायलेक्ट्रिक भी हम बात करेंगे वहाँ पे डिटेल में। ठीक है, अभी क्या है, बस थोड़ा सा वैन डी ग्राफ जनरेटर का जो प्रिंसिपल है उसको कोरोना डिस्चार्ज उसको समझाने के लिए यहाँ पे एक टर्म हम बताने जा रहे हैं, डायलेक्ट्रिक। ठीक, तो डायलेक्ट्रिक क्या होता है, कोई भी नॉन कंडक्टिंग मीडियम वो डायलेक्ट्रिक उसको बोल सकते हैं। जैसे मान लो पानी हो गया, ठीक है, और डायलेक्ट्रिक भी दो तरीके के होते हैं, पोलर नॉन पोलर। तो पोलर कोई मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, उनको आप डायलेक्ट्रिक की तरह काम कर ले सकते हो। ठीक है, अब देखो तो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है ये हम बात करें तो सबसे पहले एक कोई डायलेक्ट्रिक इमेजिन करते हैं। जैसे मान लो कि कोई डायलेक्ट्रिक मीडियम का कोई मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर इधर की तरफ डेल्टा नेगेटिव है, इधर की तरफ डेल्टा पॉजिटिव। बताओ पोलर मॉलिक्यूल है कि नॉन पोलर, तो ये पोलर मॉलिक्यूल है, जैसे HCl का हो गया। ठीक है, अब अगर इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले पॉजिटिव चार्ज पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा और इस वाले नेगेटिव चार्ज पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। ठीक है। अच्छा, मीडियम कैसा है? नॉन कंडक्टिंग। ठीक, तो मीडियम जैसे मान लो कि इस तरीके से आपने एक स्लैब लिया, उसके अंदर इसी वाले डाइलेक्ट्रिक को भर दिया। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक को भर दिया पूरा, तो ये डाइलेक्ट्रिक जो है वो क्या होगा कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर रहे हो तो ये डाइलेक्ट्रिक के ऊपर इस टाइप का फोर्स लगेगा। अच्छा, उसकी वजह से फिर क्या होगा? इस फोर्स के लगने की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग रहा तो वो क्या करेगा, इस पॉजिटिव वाले पार्ट को तोड़ के अलग कर देगा, नेगेटिव वाले पार्ट को तोड़ के अलग कर देगा। और जैसे ही मीडियम में चार्ज डेवलप हो गए, ठीक है, तो एकाएक क्या होगा कि मीडियम के अंदर चार्ज डेवलप हो जाएंगे, मतलब बॉन्ड्स टूट जाएंगे, जो एटम से एटम की बॉन्ड है। ठीक है, और तुरंत पॉजिटिव नेगेटिव डेवलप हो जाएंगे। इस चीज को हम बोलते हैं मीडियम का इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, जैसे देखो इसको क्यों बता रहे हैं हम, जैसे मान लो कि क्या है कि कोई शार्प एज वाला कोई कंडक्टर है, इस टाइप से मान लो ये कोई कंडक्टर है जिसके इस टाइप से शार्प एजेस हैं। ठीक है, आपने इसको कुछ पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो जब पॉजिटिव चार्ज दोगे तो ये जो एकदम कॉर्नर वाले पॉइंट्स हैं, यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो सिग्मा काफ़ी ज़्यादा हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होगा, या यूं आप कहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा हो गया ये शार्प एजेस पे, ठीक है, तो ये चार्ज बाहर तो निकलना चाह रहे हैं क्योंकि पीछे से प्रेशर पड़ रहा है ना पीछे के चार्जेस का, तो ये चार्ज बाहर तो निकलना चाह रहे हैं, लेकिन बाहर ये निकल नहीं पाएंगे। क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? क्योंकि बाहर का मीडियम जो है वो एयर है, और एयर जो है वो नॉन कंडक्टिंग है। भाई किसी भी चार्ज को फ्लो करने के लिए जो होता है कंडक्टिंग मीडियम चाहिए होता है ना, ठीक। लेकिन अब सोचो कि क्या हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग हो जाए कि एयर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, एयर के अंदर मॉलिक्यूल मान लो कोई है, वो कोई पोलर मॉलिक्यूल इस टाइप का हुआ, जिसके ऊपर क्या है कि इधर डेल्टा पॉजिटिव और इधर डेल्टा नेगेटिव, पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। तो इस डेल्टा पॉजिटिव पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर की तरफ ये जो स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है, इस डेल्टा पॉजिटिव पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, डेल्टा नेगेटिव पे इधर की तरफ फोर्स लगाया। जब यही फील्ड इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि ये बॉन्ड को तोड़ दे और ये आयंस में टूट जाए, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में, तो क्या होगा कि यहां से ये चार्ज, ये मीडियम कंडक्टिंग बन गया, क्योंकि अब ये सारे एयर के मॉलिक्यूल जो हैं वो आयन में टूट चुके हैं, तो ये मीडियम कंडक्टिंग हो गया, और यहां से ये जो चार्ज है वो लीक करना शुरू कर देगा। अभी तक ये चार्ज क्यों नहीं सरफेस छोड़ के बाहर आ रहा था? क्योंकि बाहर का मीडियम कंडक्टिंग नहीं था। लेकिन आपने इतना स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड करवा दिया यहाँ पे चार्ज दे दे के, और शार्प एजेस तो हैं ही, ठीक है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर भी ज्यादा जो पीछे से ढकेल रहा है इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे कर्वेचर क्या है, काफी कम है, रेडियस कम है, और सिग्मा जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, तो इस वजह से सिग्मा भी ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा, तो मीडियम का यहाँ बच्चा ब्रेकडाउन हो जाएगा, और जिसकी वजह से मीडियम कंडक्टिंग हो जाएगा और चार्ज यहाँ पे लीक करना शुरू कर देगा, ठीक है। और इसी लीकिंग ऑफ चार्ज को बोलते हैं हम कोरोना डिस्चार्ज, ठीक है, जो कि एक प्रिंसिपल है वेन डी ग्राफ जनरेटर का, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है, उस पर कुछ थ्योरी लिखवा रहे हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे, और फिर उसके बाद एक न्यूमेरिकल करेंगे, यहीं पे द एंड है, ठीक है। आपको लास्ट जो कैपेसिटर होगा उसमें हम सेल्फ एनर्जी पढ़ाएंगे, ठीक। तब तक सेल्फ एनर्जी के जो बुकलेट के चैप्टर क्वेश्चंस होंगे उनको आप छोड़ सकते हो कुछ टाइम के लिए। टॉपिक डालिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, उसमें लिखिए maximum electric field that a non-conducting medium can withstand without having its electrical breakdown, is called its dielectric strength. For example, for air, its value is 3 into 10 to the power 6 volt per meter. Its value is 3 into 10 to the power 6 volt per meter. मैं सोचो 1 मीटर के अंदर
अगर 3 इंटू 10⁶ वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आप लगा देते हो तो बीच की जो एयर होगी वो क्या होगी, आयनाइज कर जाएगी। ठीक है, चलो इसके आगे लिखो कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज, ये वो वाला कोरोना नहीं है, वायरस वाला। ठीक है, कोरोना डिस्चार्ज। इसमें लिखिए व्हेन अ मेटेलिक कंडक्टर with sharp edges is given charge, then there is a large concentration of charge on that surface. That surface मतलब वो sharp edges वाले जो surface हैं, which produces a strong electric field in the surrounding air. Which produces a strong electric field in the surrounding air, and sometimes it causes electrical breakdown of surrounding air, electrical breakdown of surrounding air by causing ionization of its molecules, and there is sudden leakage of charge from surface of metal, from surface of metal, which causes surrounding air to glow. This phenomena is called कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज इसका क्या मतलब है, देखो कोई भी कंडक्टर से जब चार्ज लीक करेगा तो वहां पे एक स्पार्किंग होती है ना, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल को जब मिलाते हो तो जो स्पार्किंग होती है उसी टाइप की स्पार्किंग यहाँ पे आपको दिखेगी। वही बोल रहे हैं कि यहाँ पे जब चार्ज लीक करना शुरू करेंगे तो ये एयर जो होगा वो ग्लो करेगा, इसका मतलब वहां पे स्पार्किंग आपको दिखाई देगी। ठीक है, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं लास्ट इसके ऊपर। लिखिए फाइंड मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी गिवन, फाइंड मैक्सिमम चार्ज that can be given to metallic sphere of radius 10 centimeter placed in air whose dielectric strength is 3 into 10⁶ volt per meter। ठीक है, डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ दिया हुआ है 3 इंटू 10⁶ वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर किसकी यूनिट होती है बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक, तो देखो एक 10 सेंटीमीटर रेडियस का एक स्फीयर है, बोल रहा है उसके ऊपर कितना चार्ज दें कि मैक्सिमम कितना चार्ज दे सकते हैं। देखो जब ऐसा थोड़ी ना कि आप जितना मन उतना चार्ज इसके ऊपर दे सकते हो, क्योंकि बहुत चार्ज अगर दे दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो एयर को ब्रेक डाउन कर देगा और जो भी एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो लीक करना शुरू कर देगा। मतलब मैक्सिमम आप इस पर कितना चार्ज दे सकते हो, उतना ही चार्ज दे सकते हो ताकि इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहे वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से कम रहे, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा तो आसपास की एयर आयनाइज हो जाएगी, कंडक्टिंग हो जाएगी और ये जो स्फीयर है वो चार्ज को लीक करने लगेगा। समझ में आ रही है बात? ठीक, तो यहाँ पे देखिए तो 3 इंटू 10⁶ वोल्ट मतलब कि अगर Q चार्ज दे दिया हमने इस पे तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, KQ/R पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इसके सरफेस पे, KQ/R²। तो इसके सरफेस का मॉलिक्यूल एयर का लीक मतलब कि ब्रेकडाउन ना करे, इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए, किससे, 3 इंटू 10⁶ वोल्ट पर मीटर से। ठीक है, और वैल्यू पुट कर दो तो K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q डिवाइडेड बाई रेडियस दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब 0.1 का स्क्वायर, ये 3 इंटू 10⁶। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए, Q की वैल्यू सॉल्व करो, देखो आएगी 3.33 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। मतलब उससे ज़्यादा चार्ज जैसे ही करोगे वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस वैल्यू को एक्सीड कर जाएगा इसके सरफेस से और चार्ज यहाँ से लीक करना शुरू कर जाएगा। उससे ज़्यादा चार्ज आप इस स्फीयर पे दे ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारे टॉपिक्स हमने जो भी छोटे मोटे थे वो सब कवर करा दिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है,
बुक को अच्छे से पढ़िए, एनसीईआरटी, एचसी वर्मा जो भी आपके पास किताब है उसको, ठीक है, और क्वेश्चंस को लगाइए। इन एक्सरसाइज 1, 2, 3 आपको एकदम करेक्टेड फॉर्म में मिल चुका है। उसके भी क्वेश्चन को सारे इन चैप्टर सॉल्व करने के बाद एक्सरसाइज को मन से लगाओ। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर, ठीक है। चलो मेहनत करते रहो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।